हर कोई परेशान है कि अपने स्किन को कैसे ग्लो कराएं। हम्म। तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो 500 रुपए में 1000 रुपए में हो जाता हो? बेसिक स्किन केयर है जो एक ट्रीटमेंट की तरह ही काम करेगा अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे। ये एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन की बात करी आपने, ये कैसे पहचाने कि ये सही वाली आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है? सो देयर आर सर्टेन हाँ। इंग्रेडिएंट्स जो पॉल्यूशन एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन पे मेंशन्ड होते हैं। ये एक्ने का इशू बहुत ज्यादा रहता है लोगों में। अगर आपका एक्ने हो रहा है तो उसको छीलिए मत या फिर दबाइए मत ठीक करने के चक्कर में। तो जब निशान अगर मान लीजिए छूट गया, अब उसको ट्रीट करने का कोई प्रोसीजर होता है, वापस से वो ठीक हो सकती है स्किन? मेन और वीमेन फेस वॉशेस में क्या डिफरेंस होता है? That is just a marketing strategy. That is what I always tell my patient. आप लेजर की बात कर रहे हो तो ये कितनी देर तक इफेक्टिव रहता है आपके स्किन के ऊपर? So when we talk about laser hair reduction and reduction भी डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में कर रहे हैं और वहाँ का जो हेयर है उसका टेक्सचर कैसा है, यानी उसकी थिकनेस कैसी है, उसका कलर कैसा है और वो किस हार्मोन डिपेंडेंट एरिया में है या नॉन हार्मोन डिपेंडेंट एरिया में है। एक बहुत बड़ा इशू है डैंड्रफ। सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, सेबोरिया माने तेल बनना, डर्मेटाइटिस माने स्किन का इन्फ्लेमेशन होना। तो ये भी सीवियर से लेके माइल्ड तक हो सकता है। माइल्ड में आपको माइल्ड सी फ्लेकिंग बन सकती है, सीवियर वैरायटी में आपको पपड़ी, रेडनेस और खुजली तक भी हो सकती है। ये आप देख रहे हो कि मेरे भी बाल बहुत कम हैं। That is the first thing I noticed when I came, right? सो डॉक्टर निहारिका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि इतने सारे स्किन केयर ट्रीटमेंट आजकल चल रहे हैं, हर कोई परेशान है कि अपने स्किन को कैसे ग्लो कराएं। तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो 500 रुपए में 1000 रुपए में हो जाता हो? देखो, अगर आप क्लिनिक में आओगे तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट हाँ एक बेसिक स्किन केयर है जो एक ट्रीटमेंट की तरह ही काम करेगा अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी वॉशिंग योर फेस ट्वाइस अ डे एंड यूजिंग योर सनस्क्रीन। दैट विल कम अंडर 1000 रुपीज एंड यू विल नॉट हैव टू इन्वेस्ट मोर देन दैट। ओके। इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली क्लिनिक आएंगे, यू हैव टू स्पेंड मोर बिकॉज देयर आर प्रोसीजर्स एंड Right. अदर थिंग्स, बट येस, the basic skincare starts from home. That's what I always tell to my patients also, कि फेस वॉश कर लो दिन में 2 बार और एक सनस्क्रीन यूज कर लो। अगर इतना भी कर रहे हो तो काफी है बस। राइट। तो Right. देखिए, वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, लोग अलग अलग अपने घर पे भी अपनाते रहते हैं, जो होम रेमेडीज होती हैं स्किन को लेकर के। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। तो दिल्ली के हिसाब से अगर बात करें तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि बॉडी के लिए, ह्यूमन Right. बॉडी के लिए हर तरह से Harmful है, प्रॉब्लमेटिक है। राइट। बट स्किन के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है, ये आपसे समझना चाहेंगे। सो अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो साइन ऑफ एजिंग सबसे पहले आने लगते हैं। मतलब हम बोलते थे ना, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे पुराने ज़माने के लोग हमसे आज भी बेटर दिखते हैं, उनके बाल आज भी हमसे ज़्यादा हैं सर के ऊपर, उनकी स्किन आज भी हमसे बेटर लगती है। दे लुक मोर यंगर, मोर रेडिएंट। और हम में एजिंग साइंस जल्दी आने लग गए, यानी हमें ग्रेइंग जल्दी होने लग गई है, हमारे को रिंकल्स जल्दी आने लग गए हैं, हमारे को स्लीप नहीं आती है ठीक से, तो डिहाइड्रेशन के साइंस, स्किन बहुत डल लगती है। सो येस, दीज ऑल आर साइंस जो आपकी स्किन पे और हेयर पे विजिबल होने लगते हैं, साइंस ऑफ पोल्यूशन एंड योर लाइफस्टाइल की वजह से। सो येस, द पोल्यूशन डज मेक अ डिफरेंस। So that is how it makes a difference. तो इसको बचने के लिए, क्योंकि अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है, उसे बचने के लिए क्या करें? उससे बचने के लिए देखो, आप दिल्ली रहते हो तो आप पहली बात तो बच ही नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ, आप ऐसा प्रोफेशन चूज करो कि आप इंडोर्स रह सकते हो, है ना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो, है ना। उसके अलावा मिनिमल आउटडोर एक्सपोजर करो जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे बच्चों के स्कूल्स ऑनलाइन कर दिए जाते हैं, वैसे ही ऑफिस को भी हाइब्रिड मोड पे ऑनलाइन कर दिया जाता है। सिमिलरली यू प्रेफर समथिंग विच इज़ यू कैन डू एट होम, इवन एनीथिंग लाइक दैट। व्हाट आई एडवाइज टू माई पेशेंट्स, यूज़ अ गुड मास्क, एक एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन आप यूज़ कीजिए, अपने फेस को 2 से 3 बार क्लीन कीजिए बिकॉज यू आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड हाई पार्टिकुलेट मैटर। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस विद द पोल्यूशन इन दिल्ली। ये एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन की बात करी आपने, ये कैसे पहचाने कि ये सही वाली आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है? सो देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जो पॉल्यूशन एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन पे मेंशन्ड होते हैं। सो बेसिकली एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन पार्टिकल्स होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ये उससे प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को और हमारी स्किन को। तो इफ़ यू आर यूजिंग एनी सनस्क्रीन, ऑलवेज इट विल बी मेंशन दैट इट हैज़ एन एंटी पोल्यूशन इफेक्ट। सो यू कैन go and buy that sunscreen and remember, see the rating of the sunscreen also, whether उसकी सनस्क्रीन की PA रेटिंग 3+ से ज़्यादा है, बूट स्टार रेटिंग 3+ से ज़्यादा है, तो ही आप उसको बाय कीजिए, वरना उसको बाय मत कीजिए। ओके। राइट। और दूसरी चीज़ एक ये भी आती है कि अलग अलग टाइप ऑफ स्किन होते हैं लोगों के। राइट। किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, तो क्या इसमें भी अलग अलग तरह का सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए?
या इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू कैन गो फॉर समथिंग विच इज़ क्रीम और लोशन बेस्ड जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड या फिर मैट सनस्क्रीन पे जा सकते हैं. कंबाइंड स्किन है तो देर आर लॉट ऑफ अदर टेक्सचर्स विच इज़ अ कॉम्बिनेशन लाइक जेल टेक्सचर और जो कि अवेलेबल है मार्केट में. सो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट गाइड कर सकते हैं उसके लिए आपको बेटर कि किस टाइप का आपका पहली बात तो स्किन टाइप है और किस टाइप का सनस्क्रीन आपको यूज़ करना चाहिए. क्योंकि आजकल ऐसी सनस्क्रीन भी आती हैं जिसमें एंटी एक्ने इफेक्ट भी होता है, पिगमेंटेशन प्रोटेक्शन भी होती है, एंटी पॉल्यूशन भी होता है. किड्स के लिए अलग सनस्क्रीन आती है ना. उसके अलावा जिनका हाई सन एक्सपोजर है उनके लिए अलग सनस्क्रीन आती है. सो येस, अ डर्मेटोलॉजिस्ट कैन गाइड यू बेटर दैट व्हाट प्रोडक्ट यू कैन गो फॉर. ओके, तो आपको स्किन टाइप के हिसाब से भी राइट. अलग एंड कंसर्न के हिसाब से भी. ओके, राइट. कंसर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने हिसाब से हाँ, अपना डॉक्टर नहीं बनना अपना डॉक्टर नहीं बनना है. है. राइट. आपने बहुत मेहनत करी है, डॉक्टर बने हैं, फिर जाके आपके पास ये नॉलेज आएगी, राइट? येस, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि हमने 10 साल पढ़ाई इसीलिए करी है कि हम आपकी हेल्प कर सकें. यू डोंट नीड टू गो एंड सर्च इंटरनेट फॉर एवरीथिंग एंड जस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीथिंग दैट इज कमिंग ओवर द इंटरनेट. सो यू हैव अ स्पेसिफिक कंसर्न एंड आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है तो गो एंड आस्क योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट बिकॉज दे हैव स्टडीड फॉर दैट. राइट. वो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए और दे आर रिन्यूइंग देयर नॉलेज फॉर दैट. डॉक्टर निहारिका, ये एक्ने का इशू बहुत ज़्यादा रहता है लोगों में. नॉर्मली आप देखेंगे तो हर किसी को ये प्रॉब्लम होती ही होती है. तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो एक्ने का इशू इज कॉमन. मतलब जैसे हम पहले बोलते थे कि टीनेजर्स में होता है. अब तो आई डू गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट, मैम मेरे तो इतनी एज हो गई, पहले आज तक एक्ने नहीं निकला, अब मुझे एक्ने क्यों निकल रहा है? आई एम इन माई 30s, आई एम इन माई 40s. सो इट हैज़ बिकम कॉमन बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल. अगेन पॉल्यूशन, आपके ईटिंग हैबिट्स, आपके स्लीप हैबिट्स. तो येस, इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर लाइफ स्टाइल. दैट इज वट आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट. मेरे पूछते हैं कि क्यों हो रहा है मुझे इस एज पे क्यों होने लग गया. आई ऑलवेज आस्क देम आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशंस तो नहीं ले रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग वे प्रोटीन्स वगैरह ले रहे होते हैं. सो दैट इज़ वॉट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेज नॉट जस्ट द एज ग्रुप की आपका एक्ने. एंड एक्ने में एक बेसिक सी जो हम एक सलाह देते हैं पेशेंट को, बोलते हैं कि अपने फेस को क्लीन रखो, डर्ट फ्री रखो, दिन में 2 बार फेस वॉश करो. अगर आपका एक्ने हो रहा है तो उसको छीलिए मत या फिर दबाइए मत ठीक करने के चक्कर में कि वो जल्दी ठीक हो जाए. क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो निशान या फिर स्कार जो कि एक परमानेंट चीज़ है वो छोड़ सकता है. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ. अगर आपको एक एक्ने हो रहा है अपने आप हील हो रहा है देन इट्स ओके, लाइक दैट इज समथिंग नॉर्मल. बट 5 एक्ने हो रहे हैं जो बार बार हो रहे हैं और हील नहीं हो रहे हैं, मार्क्स छोड़ रहे हैं, देन येस यू नीड टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट. एक्ने और पिंपल्स में कोई डिफरेंस होता है? एक्ने और पिंपल में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस मेडिकल टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है. मतलब अगर एक लेमैन बोल रहा है तो वो पिंपल है, अच्छा. एक डर्मेटोलॉजिस्ट बोल रहा है तो वो एक्ने है. ओके, यस, ओके, बट ओके. एक्ने की लाइक डिफरेंट सब टाइप्स होती है, वो हम क्लासिफाई करते हैं. बट इन अ जर्नल टर्मिनोलॉजी व्हेन वी से कि अगर लेमैन बात कर रहा है तो वो पिंपल है, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक्ने है. जो अभी आप बात कर रहे थे कि एक्ने को अगर आप छेड़ते हो तो उसके बाद निशान छोड़ने का डर होता है. बिल्कुल. तो जब निशान अगर मान लीजिए छूट गया, अब उसको ट्रीट करने का कोई प्रोसीजर होता है? वापस से वो ठीक हो सकती है स्किन? सी जैसे मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि मैम मुझे ना ये निशान पड़ गया है. तो निशान तो एक बहुत जर्नल टर्म है. देन हम एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को कि ये पिगमेंटेशन है या फिर ये गड्ढा है. अगर ये पिगमेंटेशन है तो हाँ, सिर्फ लगाने की दवाइयों से और कुछ सिंपल प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पील्स के थ्रू हम इसको बेटर कर सकते हैं. लेकिन वही चीज़ अगर गड्ढा है, यानी हमने स्किन के अंदर इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन कर दिया कि वो स्कार बन गया, यानी वो डिप आ गया स्किन के अंदर, तो देन वी हैव टू ट्रीट इट विद सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर. वो प्रोसीजर लेज़र हो सकता है या फिर माइक्रो नीडलिंग हो सकती है. तो दीज आर समथिंग विच आर गोइंग टू हेल्प यू. सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से टू माय पेशेंट. फर्स्ट स्टेप इज कि आप एक्ने को छेड़ें ही नहीं, उससे मैनिपुलेशन ही मत कीजिए एंड ट्रीट इट ऑन टाइम. तो ये जैसे नीडलिंग की बात आप कर रहे हो, ये ट्रीटमेंट कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए तो आपने बता दिया, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कराया जाता है इसको? सी पेशेंट आता है, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया एक्टिव एक्ने भी है और स्कारिंग भी है, तो आई ऑलवेज आस्क माय पेशेंट कि पहले आप एक्ने का ट्रीटमेंट लो, क्योंकि नया पिंपल निकलेगा, वो नया निशान छोड़ेगा, फिर वो गड्ढा बनाएगा. सो वी विल नॉट कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग योर स्कार्स अगेन एंड अगेन, राइट. सो फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रीट योर एक्ने और उसको कंट्रोल करा. व्हेन वी हैव ट्रीटेड एंड कंट्रोल्ड योर एक्ने टू अ गुड पॉइंट, देन स्टार्ट द ट्रीटमेंट फॉर द स्कारिंग. स्कारिंग में अब आई ऑलवेज आस्क माय पेशेंट कि व्हाट बॉदर्स यू, वेदर दिस बॉदर्स यू,
देन ओनली यू गो फॉर ट्रीटमेंट। इफ यू आर फाइन कि आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, आपको ये स्कार एक्सेप्टेबल है, तो देयर इज नो नीड फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज इज समथिंग विच इज कॉस्मेटिक। जैसे एक वाइट बाल होता है, वैसे स्कार भी इज लाइक समथिंग अ कॉस्मेटिक कंसर्न। So if it bothers you, you can go for a treatment, and treatment depends on the depth of your scar and the type of your scar, कि आपके स्कार कितने डीप हैं या कितने कौन से तरीके का स्कार है। मतलब हम अलग अलग तरीके के स्कार देखते हैं, तो इसमें डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको डाउन टाइम एक्सेप्टेबल नहीं होता। डाउन टाइम माने कि फेस पे स्वेलिंग आ रही है, पपड़ी आ रही है, तो वो कुछ लेजर्स होती हैं जिनमें डाउन टाइम होता है। तो वो पेशेंट्स हम पूछते हैं कि आप वर्किंग हो या नहीं हो। अगर आप वर्किंग हैं तो यू कैन गो फॉर समथिंग माइनर प्रोसीजर्स लाइक माइक्रो नीडलिंग और इवन डर्मा पेन, जिनमें इतना डाउन टाइम नहीं होता। या तो ये फिर डाउन टाइम जो आप बोल रहे हो, ये ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद आता यस, है? ट्रीटमेंट शुरू होने ओके, के बाद आता है। बेसिकली इट्स मतलब ट्रीटमेंट का हीलिंग प्रोसेस। ओके। तो किसी में हीलिंग जल्दी हो जाती है, किसी में स्लो होती है। जैसे फ्रैक्शनल CO2 लेजर की बात करें, द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। देयर इज अ स्वेलिंग ऑन द फेस, देयर इज अ रेडनेस ऑन द फेस, पपड़ी रहता है 5 से 7 दिन, बट हाँ द रिजल्ट्स आर गुड। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रोसीजर्स काम नहीं करते, वो थोड़ा उससे स्लो काम करेंगे, बट हाँ उनमें डाउन टाइम नहीं होगा। मतलब आपकी स्किन 2 दिन में या 3 दिन में हील होनी स्टार्ट हो जाएगी। सामने वाले को इतना पता नहीं लगेगा कि आपने कोई प्रोसीजर कराया है। तो इस कैटेगरी के अंडर अर्बियम याग लेजर, माइक्रो नीडलिंग, डर्मा पेन, ये कैटेगरीज आती हैं। सो यू चूज द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, कि आप उसमें कितना डाउन टाइम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने दिन आप घर पे रह सकते हैं उसका ध्यान रखने के लिए। दैट इज हाउ आई गाइड माई पेशेंट, एंड वेदर इट बॉदर्स यू और नॉट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको वो बॉदर ही नहीं कर रहा, देन यू डोंट गो फॉर अ ट्रीटमेंट। अच्छा, एक ऐसे ही सवाल आ रहा था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके क्या पिंपल और एक्ने होते ही नहीं है क्या? बिल्कुल होते हैं, सबके पिंपल और स्कार्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इंस्टाग्राम फोटोज को छोड़ के, एक्सेप्ट जिसमें फिल्टर लगा हुआ है, व्हेन यू सी द वीडियोस जो रिपोर्टर्स वगैरह डालते हैं, यू कैन मेक आउट ऑल द फ्लॉज दैट दे हैव। सबको कॉम्बिडोन्स हैं, यानी ब्लैक हेड वाइट हेड। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबको पिगमेंटेशन है, कुछ लोगों को स्कारिंग भी है, स्ट्रेच मार्क्स भी है। बट येस, इट इज अ फ्लॉ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड इफ दैट बॉदर्स यू, वी कैन मेक इट बेटर, है ना। मतलब अगर आपको बॉदर कर रहा है तो आप बेटर कर लीजिए, नहीं बॉदर कर रहा तो आप उसके साथ ही रहिए। दैट इज व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स आल्सो। राइट, तो अब ये समझते हैं, क्योंकि आपने बोला कि फेस वॉश आप दिन में राइट 2 बार यूज़ करो, सनस्क्रीन राइट यूज़ करो, तो उससे जो पोल्यूटेंट्स भी हैं जो आपके फेस पे राइट चिपक जाते हैं वो हट हट जाते हैं, जाता उससे है। आपकी स्किन क्लीन रहती है। हम्म सवाल ये है कि स्किन को समझते हैं थोड़ा कि फेस वॉश एग्जैक्टली करता क्या है, क्योंकि हम्म आप पानी और फेस वॉश जो भी ले रहे हो, हम्म जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। आपके स्किन पे कैसे वो ट्रीट करना शुरू करता है, उसको क्लीन कैसे करना शुरू करता है? सो अगेन जो फेस वॉश आते हैं वो हम्म, भी कैटेगरी ऑफ स्किन के हिसाब से आते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है, यानी आपका बहुत ज़्यादा सीबम बन रहा है, यानी कि तेल बन रहा है, तो फेस वॉश का एक्शन होगा डीग्रीजिंग एक्शन, यानी कि उस हम्म, एक्सेस ऑयल को हटाना आपकी स्किन से, और जो पोर्स में जितना भी डस्ट पार्टिकल है या सीबम या ऑयल फंसा हुआ है या केराटिन फंसा हुआ है उसको हटाना। देन देयर इज अ कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें हमें एक डीग्रीजिंग इफेक्ट भी चाहिए, लेकिन हमें एक्सेसिव क्लीनिंग इफेक्ट भी नहीं चाहिए, ताकि मेरे पेशेंट की स्किन ड्राई ना हो जाए। देन कम्स अ सेंसिटिव स्किन टाइप्स, यानी कि उनकी ऑलरेडी जो बैरियर लेयर है, यानी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, वो स्किन कम बना रही है। दैट इज व्हाई दे आर ऑन द सेंसिटिव साइड, दे हैव अ मोर ड्रायर स्किन। सो दे शुड यूज अ फेस वॉश विच डज नॉट हैव अ मोर डीग्रीजिंग इफेक्ट, इट ओनली क्लेंजेस द स्किन, जो ऊपर डस्ट इकट्ठा हुआ है बस, लेकिन आपके नेचुरल ऑयल को वो डिप्लीट नहीं कर रहा है। सो येस, फेस वॉश इज इंपॉर्टेंट, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्किन यू हैव। उसके हिसाब से आप इंग्रेडिएंट चूज कर सकते हैं, और कितनी बार करना है वो भी आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। मेन और वीमेन फेस वॉशेस में क्या डिफरेंस होता है? That is just a marketing strategy. That is what I always tell my patient. There is no men and female face wash. That is what a market sells you for. It depends on again your skin. हम बोलते हैं कि जो men होते हैं ना, they have more oily skin, so they can go for a face wash which has a degreasing action, जो oily skin के लिए बना है। और females में we see there are all types of skin which are common, but men do have more oily skin. So that is how the skin differs, क्योंकि उनमें androgens ज़्यादा होते हैं, तो sebum production ज़्यादा हो रहा है, so they need a face wash which cleanses their skin more compared टू अ फीमेल, जिनमें सीबम एक्शन इतना नहीं है। ओके, तो डॉक्टर निहारिका ने ये साफ कर दिया है कि ये मार्केटिंग ये स्ट्रैटेजी मार्केटिंग है स्ट्रैटेजी और है। इसमें मेन और वीमेन का अलग नहीं, अलग फेस वॉश बिल्कुल भी लेने की नहीं जरूरत नहीं है। है। राइट, तो मैं अपनी वाइफ का फेस वॉश यूज़ कर कर सकता हूँ। सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई, मेरे पास 2 अगर फैमिली आ रही है, हाँ, हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि एक ही फेस वॉश काफ़ी है आपको, अगर आपकी स्किन टाइप मैच करती है तो। हाँ, ओके, अगर स्किन टाइप भी डिफरेंट है, आपकी वाइफ की सेंसिटिव स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, देन यू शुड नॉट यूज द सेम फेस वॉश। ओके। सनस्क्रीन पे आते हैं कि ये हुँ, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट, अब हमें पता लगने लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट। ये ऐसा क्यों हुआ कि अब सनस्क्रीन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि हम चाहे क्लाउडी डेज़ में जा रहे हैं या हुँ, फिर हुँ, सन में भी जा रहे हैं या फिर अंदर शेड में भी बैठे हैं, हुँ। तब भी हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा क्यों है?
देखो सनस्क्रीन का माने SPF देखना होता है। SPF माने सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। सो सनस्क्रीन अगर हम बात करें यूवी रेज की, तो 2 तरीके की यूवी रेज आ रही है, UVA एंड UVB, जिसमें कुछ रेज टैनिंग कॉज करती हैं, कुछ सनबर्न कॉज करती हैं। अगर हम बीइंग इंडियंस बात करें, तो हम इंडियंस जो होते हैं वो टैनिंग के मोर प्रोन होते हैं कंपेयर टू बर्निंग के। और यही चीज़ अगर हम फेयर पीपल की बात करें जो दूसरी कंट्रीज एथनिसिटी के हैं, दे आर मोर प्रोन फॉर बर्न ऑफ द स्किन। तो यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दैट सनस्क्रीन इज गिविंग यू, एंड इट शुड बी अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। अब बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंट तो पहले से ही थी, बट because of the social media and because of the awareness, and which is an important thing also, and it is a good thing, I agree to that, कि उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। मतलब पहले हम बोलते थे तो पेशेंट्स को समझ नहीं आता था, और यही चीज़ अब सोशल मीडिया बोल रहा है। सो नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, सो अगर हम बात करें आपकी स्किन हेल्दी रखने के लिए, आपके साइंस ऑफ पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, साइंस ऑफ एजिंग प्रिवेंट करने के लिए, आपका एक्ने पिगमेंटेशन कम छोड़े, तो येस सनस्क्रीन इज इंपॉर्टेंट। मतलब लोग बोलते हैं आज तो बारिश हो रही है, आज तो क्लाउड निकले हैं, मुझे सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है। आई डू गेट अ लॉट ऑफ हाउस वाइव्स या फीमेल्स जो घर पे रहती हैं, हम तो घर में ही रहते हैं, हमें क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन की। तो येस यू नीड अ सनस्क्रीन, क्योंकि घर पे भी आपके घर में खिड़की से रोशनी आ रही है, विच इज़ अगेन अ यूवी लाइट। आप 2 मिनट के लिए तो बाहर जाओगे ही, अपना टॉवल डालने या कुछ भी डालने, मतलब 1 मिनट के लिए, दैट इज एन इक्विवेलेंट सन एक्सपोजर। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल टू माय पेशेंट, कि एक बार तो आपको लगाना है, चाहे आप इंडोर हो। आप आउटडोर जा रहे हो तो आप 3 घंटे के बाद रिपीट करो। आप प्योरली AC में हो, बिल्कुल इंडोर हो, तो 1 एप्लीकेशन इज सफिशिएंट फॉर 5 to 6 आवर्स। उसके बाद अगर आपको फिर आउटडोर जाना है, सपोज 2 बजे के अराउंड, जो कि सन लाइट का टाइम होता है, देन यू रीअप्लाई, अदरवाइज यू कैन स्किप। ओके। राइट। और अभी आप थोड़ी देर पहले एंटी पोल्यूशन क्रीम्स की भी बात कर रहे थे, तो ये क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फिर ये एक्चुअली काम करती है? एक्चुअली काम करती हैं, इसके लिए बहुत सारी स्टडीज चाहिए। काइंड ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट येस दे डू वर्क टू अ सम एक्सटेंट ऑल्सो, बिकॉज पहले हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये सब इतना पॉल्यूशन होता ही नहीं था। अब क्या है कि फ्रॉम द लास्ट रीसेंट फ्यू ईयर्स द पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज, द पार्टिकुलेट मैटर हैज़ इंक्रीज। सो हमारे पोर्स क्लॉग होने लगे, हमारी जैसे हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, वैसे हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है। सो देयर शुड बी समथिंग दैट स्किन बी एबल शुड टू हील इटसेल्फ, इट शुड बी ब्रीदिंग इटसेल्फ। तो येस दीज आर इम्पॉर्टेंट, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप एक गुड स्किन केयर कर रहे हैं, प्रोटेक्शन रख रहे हैं, घर के अंदर है, अपने एयर प्योरीफायर ऑन कर रखा है, बाहर नहीं ज़्यादा एक्सपोज हो रहे अगर आप पॉल्यूशन को, तो यू कैन स्किप ऑन दैट ऑल्सो। अब आते हैं हम मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन पे और नाइट केयर रूटीन पे, नाइट स्किन केयर रूटीन पे। तो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन नॉर्मली क्या होना चाहिए? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है स्किन पे, फेस पे खास करके, फेस की बात कर रहे हैं अभी, तो क्या करना चाहिए? बस आप उठिए, फेस वॉश कीजिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप सनस्क्रीन लगाइए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फेस वॉश करने के बाद आप एक मॉइस्चराइज़र लगाइए और फिर सनस्क्रीन लगाइए। एंड इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक कंसर्न लाइक एक्ने, पिगमेंटेशन, और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको कुछ दवाइयाँ या सिरम्स प्रिस्क्राइब किए हैं, देन द रूटीन विल बी फेस वॉश, योर एक्टिव इंग्रेडिएंट विच इज़ योर सीरम, देन अ मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन इन द लास्ट। ओके, ये आपने नाइट केयर ये रूटीन, मॉर्निंग है। ये मॉर्निंग है। अब यस। नाइट केयर रूटीन पे आते अब हैं। नाइट केयर रूटीन है, अगेन आपके एज पे डिपेंड करता है और आपके कंसर्न पे डिपेंड करता है। अगर आप यंग हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, हेल्दी है, तो देन सिर्फ एक मॉइस्चराइजर काफ़ी है। लेकिन अगर आप 30s को अप्रोच कर रहे हैं, आपके साइंस ऑफ एजिंग स्टार्ट हो गए हैं, देन यू कैन गो एंड स्टार्ट अ एंटी एजिंग प्रोटोकॉल, लाइक कुछ पेप्टाइड स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ रेटिनॉल स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन इफ़ यू हैव अ पिगमेंटेशन कंसर्न, देन यू कैन स्टार्ट विद जो पिगमेंटेशन वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको साथ में आप रात में लगा सकते हैं। एंड येस, हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट एट नाइट, बिकॉज ओवरनाइट हाइड्रेशन हेल्प करता है स्किन को हील करने में, स्किन के बैरियर को रिपेयर करने में। सो येस, यू कैन यूज एटलीस्ट मॉइस्चराइजर रात में आप जरूर लगाइए। दैट इज व्हाट आई एडवाइस। एक बहुत ही जनरल और प्रॉब्लमेटिक इशू होता है हील क्रैक होना। बिल्कुल। तो ये कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो अपने घर पे ही, अगर कुछ बातों का ख्याल रखो तो? सो घर पे ठीक करने की बात की जाए तो पहली बात तो जो सबको पता है, आई थिंक दैट इज, आई डोंट नीड टू टेल दैट, कि नंगे पाँव नहीं घूमना है। आप जितना कवर करके रखेंगे उतना ही स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, उतना ही हीलिंग अच्छा होगा। अगर आपके पास घर पे कुछ नहीं है, कोई हील क्रैक क्रीम भी नहीं है, तो एक बेसिक सा आप मॉइस्चराइजर रोज लगाइए दिन में 2 से 3 बार, दैट इज सफिशिएंट। अदरवाइज आजकल मार्केट में काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें यूरिया, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सफोलिएंट्स होते हैं स्किन के। सो जो डेड स्किन होती है, बेसिकली क्रैक्ड हील में क्या हो रहा है, जो डेड स्किन है आपका केराटिन, वो शेड नहीं हो पा रहा
रहा है वहीं पे इकट्ठा हो रहा है, तो वो पपड़ी की तरह इकट्ठा हो रहा है। तो अगर आप ये इमोलिएंट्स और साथ में ये एक्सफोलिएंट्स लगाएंगे तो वो स्किन की हीलिंग में हेल्प करेंगे, एक्सफोलिएशन में हेल्प करेंगे और आपकी क्रैक्ड हील को रिपेयर में हेल्प करेंगे। तो ये जो पेडिक्योर वगैरह होता है तो इससे भी आपको बेनिफिट होता है कि आप क्लीन तो करते ही हो अपने पैर को सो उससे? पेडिक्योर में क्या है बेसिकली, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उससे आपका जो केराटिन लेयर है उसको रब करके हटा ही तो रहे हैं। यही चीज मैनुअल हो गई। अगर यही चीज आप क्रीम के थ्रू स्लो स्लो प्रोसेस करें जिसमें हाँ आपकी स्किन का बैरियर हैम्पर नहीं होगा, आपको कोई चोट लगने का डर नहीं है, तो यू कैन गो थ्रू क्रीम्स, बट येस इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। वही चीज पेडिक्योर मैनिक्योर में क्या है कि वो मैनुअल हो रहा है तो वो आपका केराटिन जल्दी जल्दी हटा रहे हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट हाँ, मैनुअल करने में चोट लगने के चांसेस या फिर कट लगने के चांसेस या स्किन बैरियर इम्पेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वही चीज़ क्रीम के थ्रू नहीं होती है। अच्छा, टीनेज में बहुत ज़्यादा एक्ने इश्यू होता है, तो बॉडी में उस वक़्त क्या हो रहा होता है एक्चुअली? हुँ, हुँ। वो आपसे समझना चाहेंगे और एक्ने के उसके रीज़न्स क्या होते हैं कि जिसकी वजह से वो एक्ने होने लगते हैं? सी टीनेज में क्या हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू आर गोइंग थ्रू अ हार्मोनल चेंज इन योर बॉडी। तो आपके हार्मोन्स बदल रहे हैं। यही चीज़, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिसमें से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन्स, जो कि मेल्स में ज़्यादा बढ़ते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, तो उनमें वो बढ़ने लगते हैं बिकॉज ऑफ द प्यूबर्टल चेंजेस इन द बॉडी। हुँ, तो ये हार्मोन्स आपके ऑयल ग्लैंड्स पे काम करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं जिसके कारण आपका जो सीबम प्रोडक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन, वो बढ़ जाता है। आपका जो स्किन से केराटिन शेड होता है वो इम्पेयर हो जाता है और आपके पोर्स में ही क्लॉग कर देता है उसी चीज़ को। आपके जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसको बढ़ा देता है। तो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। जैसे हम पहले बोलते थे कि इन्फेक्शन है एक्ने। एक्ने इज़ हुँ। नॉट एन एक्चुअल इन्फेक्शन, इट इज़ एक्चुअली एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो आपके हार्मोन्स उसको बढ़ा रहे हैं। सो येस, व्हेन यू गो थ्रू दीज़ हार्मोनल चेंजेस, तो ये सब चेंजेस होते हैं एंड यू स्टार्ट गेटिंग पहले ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, हुँ। फिर यही ब्लैक हेड व्हाइट हेड आपके एक्ने में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे। सो येस, दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट मोर एक्ने इन योर टीनेज ग्रुप कंपेयर टू व्हेन यू आर इन योर 30s और इन योर लेटर एज ग्रुप। उस एज में तभी होगा जब आपके अगेन वहाँ उस एज में भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जो आई अगेन से कि इज बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, नथिंग एल्स। जो आप बात कर रहे हो कि ब्लैक हेड्स की बात कर रहे हो, तो उसमें ये चीज़ आती है कि फेस हेयर भी आते हैं। ब्लैक हेड हम्म, के बाद आई गेस वो फेस हेयर अगर हम्म, की बात करें तो फेस हेयर आपके अ, आते हैं एरिया पे कई जगह पे, तो आप उसको रिमूव करते हो। राइट। मैं फीमेल बॉडी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हम्म, तो आप उसमें कभी-कभी रेज़र का इस्तेमाल कर लेते राइट, हो या फिर आप उसमें वैक्सीन करवा लेते राइट, हो। तो क्या चीज़ कराना सेफ़ है और क्या चीज़ कराना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है? राइट। सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर हार्मोनल चेंजेस, तो हुँ, आपके हेयर आते हैं जो आपके नहीं थे मान लीजिए फेस पे, लेकिन कुछ हमारे बॉडी के हार्मोन डिपेंडेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि फीमेल्स में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जो एक चिन एरिया और ये नेक एरिया होता है, ये कि हार्मोन डिपेंडेंट एरिया है। तो अगर यहीं पे आपके एंड्रोजन ज़्यादा बढ़ रहे हैं यानी एंड्रोजन इम्बैलेंस हो रहा है यानी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये मेल लाइक हेयर, यानी कि नॉर्मली फीमेल्स में भी बाल होता है फेल पे, मतलब हुँ, एवरी फीमेल हैज़ हेयर ऑन देयर फेस, हुँ, बट देयर वेललेस हेयर, यानी वो पतला बाल है, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन यही हार्मोन जब उस वेलनेस हेयर पे काम कर रहा है तो उसको टर्मिनल हेयर यानी मोटे हेयर में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि मेल्स में होता है। तो ये एंड्रोजन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो इफ यू गेट इन दीज हार्मोन डिपेंडेंट एरियाज व्हिच आई सेड, तो ये थिक होते हैं, ऑब्वियसली आपको कॉस्मेटिकली बॉदर करेंगे। तो पहले क्या होता था, लोग थ्रेडिंग करा लेते थे, इवन वैक्सिंग करा लेते थे, बट थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग से आपका जब बाल वापस आता है तो वो उसी टेक्सचर का वापस आ रहा है, क्योंकि आप उसको रूट से निकाल रहे हैं, तब भी वो वही रूट उतनी ही रीबॉर्न हो थिकनेस रही है। है, राइट? हुँ, सो इट विल बी थिक ओनली एंड वो आपको कॉस्मेटिकली बॉदर भी करेगा और इनसे आपको कट लग सकता है, बर्न हो सकता है। सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो द बेटर ट्रीटमेंट इज ऑलवेज लेजर हेयर रिडक्शन, ओके। क्योंकि वो टर्मिनल हेयर यानी मोटे बाल को पतले बाल में कन्वर्ट करेगा एंड धीरे धीरे कुछ बाल तो बहुत ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे, बिकॉज इट इज रिडक्शन, इट इज नॉट रिमूवल। तो मान लीजिए 50-60% बाल हमेशा के लिए कम हो गए, अगर 40-50% पतले बाल भी बचे हैं तो वो आपको बॉदर नहीं करेंगे इतना ज्यादा जितना थिक हेयर आपको बॉदर करेगा। देन एज यू सेड कि शेविंग की अगर हम बात हुँ, करें, सो यस, पहले बोलते थे शेविंग करोगे तो मोटा बाल आ जाएगा, दैट इज अगेन अ मिथ, मतलब पहले बोला जाता था। सिंपल सा लॉजिक आई गिव टू माय पेशेंट्स कि आप अपना बाल काटते हो, जब यहाँ से काटते हो तो वो ऊपर से तो वही आ रहा है ना। राइट। सेम गोज फॉर द शेविंग ऑल्सो, अगर आप शेविंग कर रहे हैं तो वो रूट से तो वैसा ही बाल आ रहा है ना। तो शेविंग इज सेफ प्रोसीजर बट इट इज टेम्परेरी प्रोसीजर। अगर हुँ, आप कोई परमानेंट प्रोसीजर के लिए सोच रहे हैं तो देन येस, लेजर हेयर रिडक्शन इज अ बेटर ऑप्शन ओके। एनीवेज। और जो आप लेज़र की बात कर रहे हो तो ये कितनी देर तक इफ़ेक्टिव रहता है आपके स्किन हम्म, के ऊपर? हम्म, कितने जो आप रिडक्शन की बात कर रहे हो तो आपने बोला कि आपके हेयर रिमूव हो जाते हैं लगभग 40 टू 50%। राइट, बाकी जो आते हैं वो कितने दिन में आते हैं? राइट।
So when we talk about laser hair reduction, that is what I'm going to tell you, that as always I tell to my patient, it is reduction पहली बात. राइट एंड रिडक्शन भी डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में कर रहे हैं और वहाँ का जो हेयर है उसका टेक्सचर कैसा है, यानी उसकी थिकनेस कैसी है, उसका कलर कैसा है, और वो किस हार्मोन डिपेंडेंट एरिया में है या नॉन हार्मोन डिपेंडेंट एरिया में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना रिजल्ट आएगा, कितना नहीं आएगा. अगर आपका थिक बाल है, काला बाल है, और किसी मान लीजिए आपके लेग पे है या फिर आपके चिन एरिया पे, तो यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट एंड यू विल गेट अ रिडक्शन अप टू 70 to 80%. यही बाल अगर पतला है, मान लीजिए आपके आर्म के ऊपर है या फिर आपके चेस्ट के ऊपर है या स्टमक एरिया में, तो वो पतला है, उसमें कलर कम है, तो रिजल्ट कंपैरेटिवली कम आएगा, यानी वहीं पे आपको 50% रिडक्शन मिलेगी जहां आपको 70 to 80% रिडक्शन मिल रही थी. देन रीग्रोथ की बात करें तो हेयर साइकिल में वैसे तो डिफरेंट फेजेस ऑफ हेयर साइकिल होते हैं ग्रोथ के. एक होता है हमारा एनाजन फेज और एक टेलोजन फेज होता है. तो एनाजन जो होता है वो ग्रोथ फेज होता है. तो जब हेयर रीसाइकिल में आता है दोबारा से ग्रोथ फेज में, तो उसको अराउंड मिनिमम 20 to 21 डेज लगते हैं वापस से एनाजन फेज आने में. तो अगर हम रिपीट सेशन की बात करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि कम से कम आपको 21 डेज के बाद आना है हमारे पास, उससे पहले नहीं आना, क्योंकि हमें एनाजन फेज पर टारगेट करना है. अगर वही बाल टीलोजन फेज में चला गया, यानी आप हमसे लेट आए लेजर सेशन कराने, तो आपका रिजल्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हम एनाजन फेज को टारगेट नहीं कर पा रहे. तो यस, मंथली सेशंस, अराउंड 8 to 10 सेशंस फॉर अ पर्सन हु डज नॉट हैव हार्मोनल एब्नॉर्मैलिटी. और मेरे पास यही एक फीमेल आ रही हैं या कोई पेशेंट है जिनको हार्मोनल चेंजेस हैं, उनमें मैं वही बोलूँगी आपको सेम रिजल्ट आने के लिए 14 to 16 सेशंस चाहिए होंगे, एंड देयर इज नो स्टॉपिंग आफ्टर दैट. मतलब पेशेंट बोलते हैं खत्म हो जाएगा ना, 70% बाल चले गए तो अब और ज़रूरत नहीं है ना. ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड. क्योंकि अगर आपका 30-40% बाल भी बचा है, वो तो रीग्रो करेगा, वो आपको बॉदर करेगा. प्लस अगर आप हार्मोनल चेंजेस से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको जब हार्मोनली डिपेंडेंट हेयर आए हैं, तो हार्मोनल चेंजेस तो फ्यूचर में भी हो सकते हैं. उसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी सेम ही रखेंगे. हाँ, आप अच्छी रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी सेम नहीं रह रही है लाइफस्टाइल, तो यू हैव टू मेंटेन. जैसे हम अपना बॉडी वेट मेंटेन करते हैं, हम अपने बालों को, सफ़ेद बालों को कलर करके मेंटेन करते हैं, वैसे ही आपको अपने हेयर रिडक्शन भी मेंटेन करके रखना पड़ता है. लेकिन सवाल एक ये है, सबसे हाँ. बुनियादी सवाल, कहते हैं कि खर्चा कितना होगा इसमें? अगर हम इंडिया की बात करें तो इट इज़ वेरी चीप. इफ़ ओके यू आस्क कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इट इज़ वेरी चीप इन इंडिया. येस, हाँ, मतलब आपको ऑब्वियसली वैक्सिंग और थ्रेडिंग से तो महंगा लगेगा ही, लेकिन अगर आप एक प्रोज एंड कॉन्स देखें और उसका एक टोटल कॉस्टिंग देखें ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, और वो जो आपको बेनिफिट दे रहा है, तो आपको ओवरऑल सस्ता ही पड़ता है कंपेयर टू पेन बिकॉज ऑफ वैक्सिंग, बर्न बिकॉज ऑफ वैक्सिंग, पिगमेंटेशन हो सकता है. उसके अलावा अगर हम टोटल कॉस्ट दे रहे हैं, बाल तो आपका वैक्सिंग से उतना ही रह रहा है, थ्रेडिंग से उतना ही रह रहा है, तो आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कुछ नहीं. हेयर रिडक्शन में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बाल तो हमेशा के लिए जा ही रहा है ना. सो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यू. डॉक्टर निहारिका, हम लोग पिंपल्स और एक्ने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात करते हैं जो डर्मा रोलर आता है, क्या ये घर पे यूज़ कर सकते हैं अपने आप? See, ideally, it is not safe to use at home, है ना. It's a in clinic procedure because there are chances of infection, और क्योंकि needles हैं, माइक्रो चैनल्स बना रही हैं, और आप उसको किस तरीके से स्टरलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका कितना रीयूज़ कर रहे हैं. सो आइडली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ एट होम, एंड इट शुड बी यूज अंडर गाइडेंस ओनली, कि कितनी डेप्थ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. बेटर तो डर्मेटोलॉजिस्ट ही हैं, बट येस, शुड नॉट बी यूज एट होम. अब ऐसे आजकल देखा गया है कि ब्यूटिशियंस भी ये इसको इस्तेमाल करने लगे हैं और अपना एक्सपर्ट एडवाइस दे देते हैं, उसके बाद वो यूज़ करते हैं। ये सेफ़ है? कुछ भी सेफ नहीं है. मतलब आप बोल रहे हो कि डर्मा रोलर, ब्यूटिशियंस लेजर करने लग गए हैं, पीलिंग करने लग गए हैं, और पता नहीं क्या क्या. मतलब आई डू गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो स्किन को बर्न करके आ रहे हैं लिटरली, एंड दे हैव स्टार्टेड गिविंग दीज ब्यूटिशियंस ऑन द नेम ऑफ फेयरनेस दीज स्टेरॉइडल क्रीम्स, एंड दे डैमेज द स्किन सो मच दैट पेशेंट को इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता है कि हम गोरे हो गए, हमारी स्किन शाइन कर रही है ना. ओवर द पीरियड ऑफ व्हेन दे कीप ऑन यूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट, बिकॉज नाउ दे आर यूज टू कीप ऑन, कि अगर वो शीशे में देख रहे हैं तो एक शाइनी सी टाइट सी स्किन है, बट वही चीज़ सेंसिटिव हो जाती है, थोड़े दिन में वही चीज़ पिंपल बनाने लगती है, आपकी स्किन थिन हो जाती है, आपके फेस पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है. सो आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स इन माय प्रैक्टिस जो ये सब इनिशियली तो करके आते हैं, एंड दे डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ दीज कोरियन फेशियल्स एंड वट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द नेम ऑफ बीइंग वाइट एंड गोरा होने के, बट लेटर ऑन दे आर रिग्रेटिंग इट कि व्हाई डिड दे गो फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग एंड एवरीथिंग. अच्छा, एक सवाल ये था कि मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो हेयर रिमूवल प्रैक्टिस होता है, हेयर रिडक्शन प्रोसेस जो होता है, उसको अगर हम बिकनी एरिया में कराते हैं, तो इससे क्या हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स पे असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जब मेरे पास फीमेल्स आती हैं
कि मैम पहली बात तो हमें डर लगता है कि लेज़र खतरनाक है, इससे ये हो जाएगा, देयर आर पीपल जो बोलते हैं कि कैंसर हो जाएगा, या फिर अगर हम उसको बिकनी एरिया में कराएँगे तो हमारे को आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिक्कत होएगी। सो नो, दिस इज़ अ मिथ। क्योंकि पहली बात, ये कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। 2 तरीके की रेडिएशंस होती हैं, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं उनके चांसेस होते हैं डीप पेनिट्रेशन के और फ्यूचर में कुछ चेंजेस कॉज करने के। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये बेसिकली लाइट की बनी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाती हैं। आपकी स्किन के ऊपर के लेवल पे जाती हैं, जहाँ पे भी जो पिगमेंट होता है हेयर का उतने तक ही अब्जॉर्ब होता है। सो येस, दे आर वेरी वेरी सेफ and there is no side effect whether you're doing in a bikini area or even a full body area. You आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कुछ नहीं होगा, यू कैन कंसीव आराम से, आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो आई विल जस्ट से टू द पीपल दैट डोंट बिलीव इन मिथ व्हाट एवर अदर पीपल आर सेइंग. और चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी नहीं करना. नहीं, मैं यही बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि चैट जीपीटी से तब पूछो जब कोई है नहीं. अगर आपके पास डर्मेट है एंड यू आर टेकिंग, लाइक few of my patients, I took treatment from you and then I did the chat GPT. And like, I'm here to answer your questions. You ask me, I have a clinical appearance. मतलब मुझे clinical experience है, वो तो आपको सिर्फ बुक से पढ़ के बता देगा. लेकिन हम जो एक्चुअल में पेशेंट में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो चैट जीपीटी को नहीं पता ना. क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ही तो बुक्स बनती हैं. सिंपल सा लॉजिक है. अगर हमने क्लिनिकली कुछ देखा, हमने आर्टिकल लिखा, उसके बाद बुक में आया वो, तो बाद में आई वो चीज. पहले तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है. सो आस्क मी रादर देन गोइंग टू चैट जीपीटी फर्स्ट. प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो इम्पोर्टेंट होती है. वो बिल्कुल है, आपके साथ में आपको देखने को मिलता है क्योंकि आप इतने सारे क्लाइंट से डील करते हो. बिल्कुल उसके बाद ही आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली कैसे बुकिश नॉलेज को कैसे आप प्रैक्टिकली उसको कन्वर्ट कन्वर्ट करोगे. करते हैं. राइट. अब एक चीज़ आती है यहाँ पर, लड़कियां मुझे लगातार बहुत सारी दुआएं देंगी क्योंकि मैं सवाल उनके पूछ रहा हूँ. राइट. तो ये एक बात आती है आपकी जॉ लाइन की, हम्म. कैसे शार्प करे जॉ लाइन. हाँ, तो जैसे ना हम लोग आजकल सेल्फी का बहुत ट्रेंड है, पहले नहीं हुआ करता था. तो सेल्फी में पीपल आर लाइक, नहीं मेरी डबल चिन दिख रही है या फिर मेरी जॉ लाइन शार्प नहीं दिख रही है. सो येस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो उसको बेटर करती है. जब आप यंग होते हैं आपकी जॉ लाइन बहुत शार्प बिल्कुल सही होती है. जैसे जैसे आप एज करने लगते हैं वैसे वैसे जॉ लाइन भी आपकी लेस शार्पर होने लगती है और आपके यहाँ पे डबल चिन और यहाँ फैट दिखाई देने लगता है, जिसको हम जॉवल्स बोलते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द सैगिंग ऑफ योर फेस, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट है. आप एज कर रहे हैं, आपके लिगामेंट्स वीक हो रहे हैं, तो आपके जो ये फैट पैड्स हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ आने लगते हैं, जिससे कि ये फैट पैड थिक होने लगता है. यहाँ पे आपको बल्जिंग दिखाई देने लगती है, यहाँ बल्जिंग दिखाई देने लगती है. तो जो चीज़ पहले शार्प आती थी आपकी वो शार्प नहीं आती है. तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल जिसमें हम डिवाइड कर देते हैं नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव. मान लीजिए मेरा एक पेशेंट है जिसको बिल्कुल नीडल नहीं लगवानी है अपने फेस पे, तो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट से जा सकते हैं जिसमें हाईफू आता है बेसिकली, विच इज़ हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड विच कैन बी यूज. And then there are patients who are not that scared of needles. So then there is lipolysis, यानी कि हम फैट को डिजोल्व कर सकते हैं with the injection. और इवन देर आर थ्रेड्स फॉर पुलिंग अप द स्किन जो फैट पैड्स सैग हो गए हैं, या फिर 3D फेस लिफ्टिंग विद द फिलर्स, दैट कैन बी डन. ओके. और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि डार्क सर्कल्स आपको बहुत दिखते हैं. एक तो हमें कॉमन सी बात समझ में आती है, हर कोई कह देता है कि भाई ठीक से सो नहीं रहे हो इसलिए डार्क सर्कल आ रहे हैं, या फिर कोई टेंशन लिया हुआ है तुमने तो उसकी वजह से आ रहे हैं. लेकिन क्या हो रहा है एग्जैक्टली बॉडी में? सो अगर हम डार्क सर्कल्स की बात करें तो पहले हमें पता है कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन हम इंडियन सिनेरियो की अगर बात करते हैं कि हम क्योंकि इंडियन पेशेंट्स देख रहे हैं, तो हम इंडियंस में सबसे कॉमन कॉज ऑफ डार्क सर्कल इज पिगमेंटेशन अराउंड योर आईज. विद एंड द सेकंड कॉमनेस्ट कॉजेज वी सी पिगमेंटरी डीमार्केशन लाइन्स, यानी एक लाइन होती है जो ऐसे वी शेप में बनती है जो आपके अंडर आई में मर्ज करती है, विच इज वेरी कॉमन इन अस इंडियंस. देन इज द फेशियल स्ट्रक्चर, यानी कुछ लोगों में डीप सेट आईज होती हैं जिसकी वजह से हॉलो अपीयरेंस यानी गड्ढा अपीयरेंस आती है. That is another very common cause that we see in Indians. And other less common causes is under eye puffiness, जो हम देखते हैं कि फैट पैड जो होता है वो herniate होने लगे. Again that is also because of a genetic facial structure. Then कई लोगों की स्किन बहुत थिन होती है कि नीचे की वेसल्स ही दिखाई देने लग गई, तो वो एक डार्क अपीयरेंस दे रही हैं. तो पहले तो हम क्लासीफाई करते हैं कि मेरा पेशेंट किस कारण से अंडर आई डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको किस वजह से हो रहे हैं. देन उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कस्टमाइज होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंप्लेन होती है ना पेशेंट की, जो अंडर आई डार्क सर्कल के साथ आता है, ऊपर में बोलता है मैम मैं ना फ्रेश नहीं लगता या लगती हूँ, मुझे ना ऐसा फील होता है कि मेरे जब मैं मिरर में फेस देख रहा हूँ या देख रहा हूँ मुझे फ्रेशनेस नहीं आ रही. काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम सोए नहीं हो ठीक से, नींद पूरी, बट आई एम स्लीपिंग एडिक्वेटली, आई एम टेकिंग अ वेरी वेरी गुड डाइट, मैं फ्रूट्स ले रहा हूँ, पानी बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ये डलनेस नहीं जा रही है फेस पे. देन आई हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट कि द कॉज ऑफ डलनेस ऑन योर फेस इज एक्चुअली योर अंडर आई, नॉट योर ओवरऑल फेस. मतलब काफ़ी लोगों को ये मिथ होता है कि नहीं मेरा फेस डल है,
आपका फेस डल नहीं है, आपकी अंडर आइज डल है, जो हम इंडियंस में काफी कॉमन होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ आवर एथनिसिटी, आवर ओके, जेनेटिक मेकअप, हमारे फेस का स्ट्रक्चर एंड ऑल, जो हमारे फैट पैड्स होते हैं उनकी हमारी प्लेसमेंट कैसी है उसकी वजह से. ओके। अब हम चलते हैं अपने हेयर फॉल की तरफ, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरे भी बाल बहुत कम Right. हैं। That is the first thing I noticed when I came, right? That is what a doormat do. Like whenever my patient enters, they're like, I have already judged you from when you entered, like what all skin diseases you have. And then I ask कि हाँ अब राइट। आप बताओ what actual concern you अ, have. वैसे तो जेनेटिक है, मैं तो Right, यहाँ तक बचा के ले आया हूँ, तो ये right. बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरे फादर साहब जो हैं, Hmm. वो जब शादी में पहुँचे थे, तो वो बॉल्ड थे। Bald थे, right. तो लेकिन Yeah. मैं यहाँ तक बचा चुका हूँ, हाँ. तो मेरे लिए अच्छी बात है ये। लेकिन अब ये वापस कैसे आएँगे? हाँ, वापस तो हेयर ट्रांसप्लांट से ही आएंगे, ओके, लेकिन बचाए जा सकते हैं. ओके। सो जो भी अभी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, हाँ काफ़ी रिसर्च मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं कि ये और ना गिरे, बट जो भी ऑलरेडी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें, जिसमें से वेरी कॉमनली जो काफ़ी लोगों को आजकल पता है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस थिंग इज़ एक्चुअली मिनॉक्सिडिल. तो मिनॉक्सिडिल यही चीज़ को स्लो डाउन कर देगा. मान लीजिए आज आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो अगले 2 से 3 साल में आपकी हेयरलाइन और पीछे चली जाएगी और आपके हेयर और थिन हो जाएंगे. लेकिन आप आज अगर मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर देंगे तो यही चीज़ हम डिले कर पाएंगे बाय नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स. यानी अगली स्टेज अब 7 से 8 साल बाद आएगी, 2 से 3 साल में नहीं आएगी. हुँ, और बात करें जो ऑलरेडी जा चुकी है चीज़, हुँ, उसको तो वापस नया ही लगाना पड़ेगा. मान लो हुँ, आपका एक पौधा है, उसकी पूरी रूट्स खत्म हो गई हैं, तो हैव राइट। टू पुट न्यू सीड्स इन दैट. सेम हुँ, गोज़ फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट आल्सो, कि अगर जहाँ से बाल बिल्कुल चला गया, जहाँ रूट ही नहीं बची है, वहाँ पे आपको नई जड़ लगानी पड़ेगी, व्हिच इज़ डन बाय हेयर ट्रांसप्लांट. हुँ, हाँ, लेकिन अगर आपका एक पौधा है, आपने उसको लगाया, आपको उसको बचाना है, तो आप उसको पानी दोगे, खाद दोगे. हुँ, सेम गोज़ फॉर योर हेयर, आप उसको नरिशमेंट दोगे, आप उस पे दवाई लगाओगे, हुँ, उस पे आप पीआरपी, जीएफसी करा सकते हैं, मीज़ो करा सकते हैं टू मेंटेन व्हाट इज़ ऑलरेडी देयर. राइट। यस. ये मिनॉक्सिडिल की आप जो बात कर रहे थे, ये कितना खाना चाहिए, और कब तक खाना चाहिए? सो मिनॉक्सिडिल 2 फॉर्मुलेशंस में आता है, लगाने वाली और खाने वाली. हुँ, तो मिनॉक्सिडिल की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होती थी जो बीपी कंट्रोल करने के लिए दी जाती थी हाई डोजेस में. लेकिन देखा गया कि जो पेशेंट इनको खा रहे थे उनके सर पे बाल आने लग गए. हुँ, तब उस रिसर्च से पता लगा कि हाँ, मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल हम बाल ग्रो करने के लिए कर सकते हैं. तो इसको टॉपिकल वर्जन में लाया गया. हुँ, पहले लो परसेंटेज में लगाया गया 2% में, जो फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड थी. फिर 5% में आया जो मेल्स में रिकमेंडेड थी, लेकिन आजकल 5% फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं. तो मिनॉक्सिडिल क्या है, आपकी हेयर ग्रोथ को जो है वो एनाजन फेज में शिफ्ट कर रहा है, यानी ग्रोथ फेज में शिफ्ट कर रहा है, और जो आपके हेयर की ब्लड सप्लाई है उसको बढ़ा रहा है. तो आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैटर्न हेयर लॉस है उसको बस स्लो डाउन कर रहा है. हुँ, इसी तरीके से नाउ अ डेज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो मिनॉक्सिडिल रेजिस्टेंट भी होते हैं, यानी जिनमें लगाने का मिनॉक्सिडिल काम ही नहीं करता है. हुँ, तो उनके केस में हमें ओरल मिनॉक्सिडिल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है. फीमेल्स में यूजुअली ओरल मिनॉक्सिडिल प्रेफर्ड नहीं होती, क्योंकि मिनॉक्सिडिल इन जनरल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, तो अच्छा, आपकी बॉडी की हेयर ग्रोथ भी पूरे बॉडी प्रमोट पे आएगा करेगा. वो। तो फीमेल्स में तो वी यूजुअली डू नॉट रिकमेंड until unless my patient has a very severe grade of hair loss, then only I will recommend. बट मेल्स में इट इज़ अ गुड ऑप्शन. जिन लोगों को रोज़ दवाई नहीं लगानी है, टाइम नहीं है, लेकिन हाँ गोली खाने के लिए 2 मिनट का टाइम है, हुँ, दवाई लगाने के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं है, या राइट। भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाँ, हाँ। हेक्टिक शेड्यूल, या हेड वॉश नहीं करना है रोज बेसिस पे या ऑल्टरनेट डे बेसिस पे, तो यस ओरल मिनॉक्सिडिल उन केसेस में. हुँ, आपने बात करा कितने लंबे समय यूज़ करनी है, हुँ, सिंपल सा लॉजिक है. आपको जितने दिन अपना प्लांट बचाना है, जितने दिन आपको अपने बाल बचाने हैं, सिंपल उतने दिन आप लगाओ. सो इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ यू हैव टू यूज़ टिल यू वांट योर हेयर, देन इट्स योर डिसीजन. व्हेन यू हुँ, डोंट वांट योर हेयर, यू स्टॉप इट, ग्रेजुअली इट विल फॉल डाउन एज इट इज़ सपोज्ड टू बी. जो आपकी डेस्टिनी है वो तो है ही, हुँ। मिनॉक्सिडिल उसको बस स्लो कर रहा है. हाँ, राइट। देयर आर अदर ऑप्शंस लाइक डीएचटी ब्लॉकर्स होते हैं, फिनास्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड, जो कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ले सकते हैं, जो कि एक्चुअल जो कॉज है डीएचटी बढ़ने का, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है आपके लोकल लेवल पे, उसको ट्रीट कर रहा है. हाँ, अब काफ़ी लोग इसको लेने से भी डरते हैं. तो अगेन फिर और रिसर्च चल रही है कि पेशेंट को डीएचटी भी नहीं लेना पड़े, मिनॉक्सिडिल भी नहीं लगाना पड़े, और किसी तरीके से हम उस बाल को बचा लें. बट अभी उसमें भी 10 साल हैं, अभी हम हाँ, वहाँ नहीं पहुँचे हैं. तो ओके, एटलीस्ट हम उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स का राइट, यूज़ कर सकते हैं जो अभी अवेलेबल है हमारे राइट। पास. अच्छा, हेयर थिकनेस की बात करते हैं, तो हुँ, एक तो होता है जेनेटिकली आपके हेयर क्वालिटी डिपेंड करती हुँ, है कि हुँ. कैसा हो रहा है। लेकिन क्या अगर थिन हेयर है, उसको थिक किया जा सकता है? पहली बात इम्पोर्टेंट एज़ यू सेड कि जेनेटिक है, मतलब आपके हुँ, पेरेंट्स हैं, मम्मी-पापा, एक आपके 2 या 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे के बाद मम्मी पे जा रहे हैं और एक पे पापा पे जा रहे हैं. तो पापा के थिन है,
तो एक में आ सकते हैं थिन और एक में थिक टेक्सचर भी आ सकता है. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव अ सिस्टर, माई ब्रदर्स हेयर इज थिन बट माई हेयर आर थिकर, बट माई सिस्टर हैज अ थिन हेयर टेक्सचर बिकॉज माई टेक्सचर रिजेंबल्स the texture of my father's hair. So yes, it is something which is genetically determined. Then also your hormonal diseases. मान लीजिए आप PCOD से सफ़र कर रहे हैं, आप थायराइड से सफ़र कर रहे हैं, तो आपका इन जनरल हेयर टेक्सचर थिन हो जाता है, जो पहले ठीक भी था तब भी. तो हेयर को थिकर तो नहीं कर सकते, हाँ क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, ओरिजिनल टेक्सचर वही रहेगा, लेकिन वो अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिन हो गया बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी, देन वी कैन डेफिनेटली मेक इट बेटर. देयर आर सम टॉपिकल मेडिकेशंस जो पेप्टाइड फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होती हैं वो. उसके अलावा GFC एंड PRP जो वेलनेस हेयर यानी जो ऑलरेडी पतला हेयर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसको थोड़ा थिकन करके. हाँ, लेकिन उसको बिल्कुल थिक नहीं कर सकता. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल पतला बाल था वो बिल्कुल थिक हो जाएगा, वो पतले से बेटर हो जाएगा विद ऑल दीज. हम टीवी में एड्स देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बाल वाले एक बाबा जी हाँ, बैठे हुए हैं और वो हाँ, बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया से हैं हाँ, वो कहीं से, हाँ, और वो जड़ी बूटी वूटी डाल के उसमें हम्म, ऑयल बनाते हैं और फिर से हेयर ग्रो कर सकते हैं आप उसके साथ. हाँ. तो तो ऐसा कोई होता तो कोई रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होती हमें. तो कोई हाँ, ऐसा ऑयल कर नहीं सकता जो आपने हाँ. बताया. आप एक बात बताओ कि इतने हम्म. साइंटिस्ट हैं, इतनी कंपनीज हैं, दे हाँ. डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग. मतलब अगर यही सब हो रहा होता तो हाँ. पहली बात तो हमारे दादा माँ जो भी हमारे नाना वगैरह, पहली बात तो वो गंजे नहीं होते हाँ. क्योंकि उनके पास भी ये होती चीज हाँ. है ना. और इसको लगाने से सबके बाल आ जाते हम्म. नहीं आते, जो कि अगेन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना. मतलब तो हर चीज को बिलीव नहीं करना चाहिए. हाँ, वो आपको एक बार तो सेल कर देंगे, मतलब मार्केटिंग में दिखा के कि हाँ ये आप लगा लो, क्योंकि हम ना एक्चुअली डेस्परेट होते हैं बाल उगाने के लिए, या फिर जैसे इंडियंस में पिगमेंटेशन या एक्ने लेके कि कुछ भी ऐड में दिख रहा है, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर लूँ मैं, क्या पता मुझे असर आ जाए. सो दैट इज अ प्लासिबो इफेक्ट दैट यू गेट कि हाँ आप उस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं तो कुछ इफेक्ट आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट वर्किंग. वो तो आप एक नॉर्मल तेल भी लगा लोगे उसको मान के कि ये तेल काम करेगा, तो वो भी करेगा ही करेगा. सो दे आर प्लेइंग ऑन दैट स्ट्रैटेजी कि वो प्लासिबो इफेक्ट हम दे के पेशेंट को टेम्परेरी इफेक्ट दे देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा क्योंकि इट इज़ नॉट साइंटिफिकली बैक्ड. ओके. एक बहुत बड़ा इशू है डैंड्रफ. कई राइट. सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम देखते हैं, शैम्पूज आते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं. तो ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्या कैसे काम करते हैं, क्या एक्चुअली ये वर्क करते हैं, और अगर डैंड्रफ से वैसे ही बचना है तो क्या करना चाहिए? सो जैसे डैंड्रफ की बात करें तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में. तो जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, सिबोरिया माने तेल बनना, डर्मेटाइटिस माने स्किन का इन्फ्लेमेशन होना. तो ये भी सीवियर से लेके माइल्ड तक हो सकता है. माइल्ड में आपको माइल्ड सी फ्लेकिंग बन सकती है, सीवियर वैरायटी में आपको पपड़ी, रेडनेस और खुजली तक भी हो सकती है. तो क्यों हो रहा है आपको सिबोरिक डर्मेटाइटिस? अगेन इट इज बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक टेंडेंसी एंड योर हॉर्मोन्स. ये हार्मोन आपके सिबेशियस माने ऑयल ग्लैंड्स पे काम करते हैं. ये ऑयल ग्लैंड आपके कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे आपके हेयरी एरियाज ऑफ द बॉडी होते हैं, जैसे कि आपका स्कैल्प हो गया, मेल्स में बियर्ड हो गई, आईब्रोज हो गई, आई लैशेज हो गई, सेंटर पार्ट ऑफ द चेस्ट हो गया मेल्स में, बैक ऑफ द चेस्ट मतलब बैक पार्ट हो गया. ठीक है, तो इन एरियाज में और प्लस कान के अंदर, कान के पीछे ऑयल ग्लैंड्स और नोज के साइड में ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. तो यही चीज़ जब ऑयल ग्लैंड पे ज़्यादा काम करेगी तो ज़्यादा सीबम बनेगा. अब वो ज़्यादा सीबम बनेगा तो आप जो भी शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बने हैं कि वो वॉश करेंगे तो एक नॉर्मल तेल हटा देंगे, लेकिन वही चीज़ अगर 10 टाइम्स द नॉर्मल बन रही है तो उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे. तो वहाँ पे सिबोरिया यानी कि फ्लेक्स इकट्ठी होने लग जाएंगी और धीरे धीरे वो जो प्रोलॉन्ग कंटैक्ट ऑफ स्किन में रहेंगी तो डर्मेटाइटिस माने रेडनेस, खुजली, ये वाले सिम्टम्स करने लगेंगी. तो हाँ, जो मार्केटिंग में शैम्पूज अवेलेबल हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये एक नॉर्मल शैम्पू है, ये सल्फेट फ्री शैम्पू है, ये सल्फेट वाला शैम्पू है और ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, वो इसी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है कि वो सीबम को कितना क्लियर कर पा रहे हैं. मान लीजिए अगर आपका ड्राई स्कैल्प है और आपके ड्राई हेयर है, देन यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अ सल्फेट फ्री शैम्पू. लेकिन वही चीज़ अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प है, देन यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर अ सल्फेट फ्री शैम्पू. आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करेंगे जो कि उस ऑयल को क्लीन करेगा ताकि आपका डैंड्रफ क्लीन हो सके. तो मार्केट में जो अवेलेबल है डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको बहुत सीवियर ग्रेड ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, हाँ, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपकी हेल्प करेंगे. एंड वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल टू माई पेशेंट कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस में मेंटेन करना पड़ता है. पेशेंट बोलते हैं कि मैम आपने ट्रीटमेंट तो दिया, हम ठीक हो गए, 6 महीने बाद फिर आ गया. तो ऑलवेज दैट आई टेल माई पेशेंट कि मेंटेन करना है इसको भी. तेल तो बनता ही रहेगा, आपकी जेनेटिक्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, ना आपके हार्मोन्स चेंज कर सकते, हम उसको एक्सटर्नली तो कंट्रोल कर रहे हैं. सो यू आर एन इंडिविजुअल जिसके लिए नॉर्मल शैम्पू बना ही नहीं है, आपके लिए मेडिकेटेड ही बना है. हाँ, स्ट्रॉन्ग से शुरू करके माइल्ड पे ज़रूर आ जाओगे आप, लेकिन वो माइल्ड आपका वही रहेगा.
राइट। और अब बस हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ पहुंच राइट। रहे हैं यस। क्योंकि आपका भी हमने बहुत सारा टाइम ले लिया। तो एक हेयर फॉल की दो बात हमने कर ली, अब ये सीरम वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, क्या वो यूज़ करना चाहिए? उससे कुछ बेनिफिट होता है? हाँ, तो जो भी साइंटिफिक प्रिपरेशंस हैं, जैसे मैंने मिनॉक्सिडिल बोला, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कितना यूज़ करना है क्वांटिटी, कितना परसेंटेज यूज़ करना है, कैसे लगाना है, किस एरिया में लगाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। अगर कोई पैटर्न हेयर लॉस का पेशेंट है, चाहे वो फीमेल पैटर्न है, चाहे मेल पैटर्न है, लेकिन अगर आपका हेयर लॉस ही डिफरेंट है, मान लीजिए आपको टीलोजेन इफ्लूवियम है, आपको एलोपेशिया एरियाटा है, या फिर आपको स्कारिंग टाइप का एलोपेशिया है, तो आप कितना ही मिनॉक्सिडिल लगाते रहो, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिस हेयर फॉल के लिए, कि किस तरीके का हेयर फॉल है। देन ट्रीटमेंट की बात आती है। अगर जैसे मार्केट में देर आर पेप्टाइड फॉर्मुलेशन, जैसे मैंने बोला रिडेंसिल, प्रोकैपिल, एनागेन, ये सब फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं। हाँ, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका भी सही परसेंटेज और सही तरीका है, और वैसे आप उस चीज़ के कैंडिडेट हो या नहीं। मान लीजिए आपको एलोपेशिया एरियाटा है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आप मिनॉक्सिडिल भी लगाए जा रहे हो और पेप्टाइड भी लगाए जा रहे हो, आपने जीएफसी भी करा लिया, पीआरपी भी करा लिया, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि आपका डायग्नोसिस ही सही नहीं है। तो हुँ। इसीलिए हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, राइट? ओके। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर राइट, निहारिका फॉर कमिंग टू द दिस पॉडकास्ट। और हाँ, हम यहाँ पर आप लोगों से ये कहना चाहेंगे, जो भी यहाँ पर मेडिसिन्स बताई हैं अगर डॉक्टर निहारिका ने, तो आप पहले डॉक्टर निहारिका से मिल के आइए। एग्ज़ैक्टली राइट। क्योंकि आई हैव आपका नॉट जो टोल्ड एनी मेडिकेशंस वैसे, बट आई हैव राइट, जस्ट टोल्ड। यस, हाँ, यस, जो भी मेडिसिन्स राइट, हैं, आपको डॉक्टर निहारिका के पास जाना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उन मेडिसिन्स को यूज़ करिएगा। ऐसे ही मत यूज़ हाँ, करिएगा, बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमने यस, थैंक बहुत ब्रॉड टॉपिक पे यू। यस, डिस्कशन किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने हमें यहाँ पर टाइम दिया है। और आपके अगर कोई सवाल हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और डॉक्टर निहारिका उसके जवाब देने की कोशिश करेंगी अगर उनके पास टाइम होगा। नहीं हुआ टाइम तो आप उनके क्लिनिक पे पहुँच जाइए, ऑलवेज़, दिल्ली में यस। क्लिनिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।